नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विद्वान साथियों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं काव्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में राजसमंद जिले की मूलभूत विशेषताओं को पढ़ रहे थे। हमने राजसमंद का सामान्य परिचय लिया था। अब दोस्तों हम राजसमंद की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम राजसमंद जिले की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और बात आती है कि राजसमंद की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों राजसमंद की जो पहली विशेषता हम लेंगे वो लेंगे दोस्तों हम मोलेला कला। एकदम क्लियर। थोड़ी राजसमंद की दोस्तों हम जो पहली विशेषता लेंगे वो लेंगे मोलेला गांव की टेराकोटा कला। क्लियर दोस्तों। अब जब हम पहली विशेषता लेंगे वो लेंगे मोलेला गांव की टेराकोटा कला। ठीक दोस्तों, हम जब राजसमंद की विशेषताओं पर चर्चा कर ही रहे हैं तो दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करेंगे राजसमंद जिले में जो मोलेला गांव है और मोलेला गांव के दोस्तों जो टेराकोटा कला है, इस पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे टेराकोटा कला पर। एकदम क्लियर करें दोस्तों। अब देखो दो बातें क्लियर हैं। पहली बात कि जो टेराकोटा कला है वो कहाँ की है? राजसमंद की। टेराकोटा कला कहाँ की है? राजसमंद की। अच्छा, राजसमंद के किस गांव की है? मोलेला गांव की। किस गांव की है? मोलेला गांव की। तो मतलब टेराकोटा कला का संबंध किस जिले से हुआ? राजसमंद से। कौन से गांव से हुआ? मोलेला गांव से। फिर बात आती है कि टेराकोटा कहते किसे हैं? टेराकोटा कला कहते किसे हैं? क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के खिलौनों को आग अथवा धूप में पकाने की जो विधि होती है ना, उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। पूछा जाए कि टेराकोटा का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे? मिट्टी के खिलौनों को। किसके खिलौनों के दोस्तों? मिट्टी के खिलौनों को आग अथवा धूप में पकाने की जो विधि होती है उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। मिट्टी के खिलौनों को आग अथवा धूप में जो पकाया जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? टेराकोटा। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि अगर हम मिट्टी के खिलौनों को आग या धूप में पकाते हैं तो टेराकोटा कहलाती है। फिर ये मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों ये मिट्टी होती है काली, अर्थात काली मिट्टी के खिलौनों को। किसके खिलौनों को? काली मिट्टी के खिलौनों को किस में पकाया जाएगा? आग या धूप में। और अगर ऐसा किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगी? टेराकोटा। और टेराकोटा कला किस जिले की है? राजसमंद की। किस गांव की है? मोलेला गांव की। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि टेराकोटा संस्कृति कितनी पुरानी है। फिर बात आती है कि जो टेराकोटा कला है ये कितनी पुरानी है, तो आप क्या बताओगे कि जो टेराकोटा कला है लगभग ये 4000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों जो टेराकोटा कला है ये लगभग कितनी पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक। फिर बात आती है कि टेराकोटा संस्कृति के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? क्लियर। तो दोस्तों ध्यान रखना कि उदयपुर में एक सभ्यता है आहट सभ्यता। उदयपुर में दोस्तों कौन सी सभ्यता है? आहट सभ्यता। अच्छा दोस्तों, आपको अच्छी तरह याद है ना कि जो आहट सभ्यता है, इस आहट सभ्यता की खोज किसने की थी? बताओगे ना? अक्षय कीर्ति व्यास ने। जो आहट सभ्यता है, इस आहट सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अच्छा, पूछा जाएगा दोस्तों कि जो आहट सभ्यता है ये किस नदी के निकट थी, तो आप क्या बताओगे? बनास की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? बेडच नदी। अर्थात बनास की जो सहायक नदी है कौन सी? भेड़च। तो बनास नदी की सहायक नदी भेड़च नदी के निकट इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। और चूंकि दोस्तों जो आहट सभ्यता है ना, ये बनास नदी के क्षेत्र में या बनास नदी की सहायक नदी के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसलिए आहड़ को बनास संस्कृति का वरदान भी कहा जाता है। याद रखना, आहड़ को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति का वरदान, क्योंकि इस सभ्यता की उत्पत्ति प्रगति पतन बनास के निकट हुआ था, भेड़च के निकट हुआ था। एकदम क्लियर। अब दोस्तों आहड़ सभ्यता से एक मिट्टी का बेल प्राप्त हुआ है। जो आहट सभ्यता है, आहट दोस्तों जो आहट सभ्यता है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी का बेल। और दोस्तों जो मिट्टी का बेल है ना, ये भली भांति आग अथवा धूप में पकाया गया है। एकदम क्लियर।
और इस मिट्टी के बेल को देखकर अनुमान लगाया गया है कि जो आहट सभ्यता है वो किसका केंद्र रहा होगा, टेराकोटा का केंद्र रहा होगा। एकदम क्लियर। तो इसका मतलब टेराकोटा संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं, आहट सभ्यता से। किसके रूप में मिले हैं, मिट्टी के बेल के रूप में। एकदम क्लियर, पक्की। फिर बात आती है ये जो मिट्टी का बेल है ना, इस मिट्टी के बेल को क्या नाम दिया गया है, पूछा जाएगा कि जो मिट्टी का बेल है इस मिट्टी के बेल को क्या नाम दिया गया है। तो इतिहासकारों ने इस मिट्टी के बेल को वुनासियल वुल, इतिहासकारों ने इस मिट्टी के बेल को वुनासियल वुल का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, वुनासियल वुल का। ठीक। अच्छा, एक बार फिर चर्चा करते हैं। राजसमंद जिले की प्रसिद्ध कला कौन सी है, टेराकोटा। टेराकोटा कला दोस्तों किस गांव की है, मोलेला गांव की। टेराकोटा का मतलब क्या बताओगे, मिट्टी के खिलौनों को आग अथवा धूप में पकाने की विधि क्या कहलाती है, टेराकोटा। ठीक। टेराकोटा किस मिट्टी की होती है, काली मिट्टी की। यह कला कितनी पुरानी है, 4000 वर्ष पुरानी। टेराकोटा संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं, आहट सभ्यता से। क्लियर। आहट सभ्यता की खोज किसने की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। अच्छा, आहट सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, बनास की सहायक नदी बेडज के निकट। क्लियर। और आहट को कहा जाता है बनास संस्कृति का वरदान। आहट से क्या मिला है, मिट्टी का बेल, और इस मिट्टी के बेल को क्या नाम दिया गया है, वुनासियल वुल। तो प्रश्न बन जाए कि राजस्थान की वह कौन सी सभ्यता है जहां से आहट संस्कृति, टेराकोटा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, आहट सभ्यता। एकदम क्लियर। आहट सभ्यता पर दोस्तों अगला वीडियो बनाऊंगा, वह हम डिटेल से आहट सभ्यता की ही बात करेंगे। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, फिर बात आती है कि जो जिला राजसमंद है उसका दूसरी विशेषता क्या है। तो आप क्या बताओगे कि जो जिला राजसमंद है दोस्तों साहब, यहाँ ऐतिहासिक किसका मैदान है, हल्दी घाटी का मैदान। जो जिला राजसमंद है यहाँ ऐतिहासिक किसका मैदान है, हल्दी घाटी का मैदान है। एकदम क्लियर। और हल्दी घाटी इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, यह बात मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। राजस्थान क्या, पूरा भारत क्या और पूरा एशिया या पूरा विश्व क्या, प्रत्येक विश्व का नागरिक जानता है कि हल्दी घाटी का मैदान क्यों प्रसिद्ध है। हाँ दोस्तों, ये मैदान प्रसिद्ध है राणा प्रताप के शौर्य के लिए। क्लियर दोस्तों। हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी राणा प्रताप के त्याग बलिदान की शौर्य गाथा को गाती है। एकदम क्लियर। तो दोस्तों, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, राणा प्रताप और अकबर के बीच में जो ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो इसी हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, फिर बात आती है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था, पूछ लिया जाए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना, हल्दी घाटी युद्ध की 2 डेट हैं। क्लियर। जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसकी 2 डेट हैं। अच्छा, इसकी पहली डेट तो क्या है, 18 जून 1576। इसकी पहली डेट तो क्या है, 18 जून 1576। और दोस्तों इसकी जो दूसरी डेट है वो है 21 जून 1576। एकदम क्लियर। हल्दी घाटी की 2 डेट हैं, एक तो है 18 जून 1576 और एक है 21 जून 1576। फिर बात आती है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ था, ये बात कौन बतलाता है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे, पूछ लिया जाए आपसे कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ था, ये बात दोस्तों सबसे पहले किसने की थी। तो आप क्या बताओगे, इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। इतिहासकार आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव मतलब A.L. श्रीवास्तव ने सबसे पहले ये बतलाया था कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून को हुआ था। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव मतलब आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून को। ठीक। अच्छा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ, ये बात केवल एक इतिहासकार कहता है और उस इतिहासकार का नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है, गोपीनाथ शर्मा। एकदम क्लियर। गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून नहीं 21 जून 1576 को हुआ था। एकदम क्लियर किया। अच्छा दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा
और क्या क्या कहते हैं समझना। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, ये युद्ध क्या था, अनिर्णायक युद्ध। अर्थात गोपीनाथ शर्मा ने यह भी कहा था कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था ना, ये क्या रहा था, अनिर्णायक रहा था। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा भी किसने दी थी, गोपीनाथ शर्मा ने। हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध की संज्ञा किसने दी थी, गोपीनाथ शर्मा ने। अच्छा दोस्तों, गोपीनाथ शर्मा ने एक मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर। दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, एकदम क्लियर। तो दोस्तों जो रणकपुर जैन मंदिर है ना, तो दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इस रणकपुर जैन मंदिर को कहा गया था वेश्या मंदिर। जो गोपीनाथ शर्मा है, इनके द्वारा रणकपुर जैन मंदिर को क्या कहा गया था, वेश्या मंदिर। ठीक। और दोस्तों जो वेश्या मंदिर है, इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है पातरियारो देहरो। क्या कहा जाता है, पातरियारो देहरो। तो पूछा जाए कि गोपीनाथ शर्मा के द्वारा रणकपुर जैन मंदिर को क्या कहा गया था, पातरियारो देहरो। और पातरियारो देहरो का मतलब क्या होता है, वेश्या मंदिर। गोपीनाथ शर्मा के द्वारा हल्दी घाट युद्ध को क्या कहा गया था, अनिर्णायक युद्ध। अच्छा, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कब क्या कहा गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 21 जून को। समझ जाओगे। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है दोस्तों, राजसमंद में। हल्दी घाटी का मैदान प्रसिद्ध किसके लिए, राणा प्रताप और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ उसके लिए। ठीक। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576। किसके अनुसार, A.L. श्रीवास्तव के अनुसार। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून को हुआ, किसके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, किसने कहा था, गोपीनाथ शर्मा ने। रणकपुर का जैन मंदिर था आपके वेश्या मंदिर, मतलब पातरियारो देहरो है, किसने कहा था, गोपीनाथ शर्मा ने। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ना, इस हल्दी घाटी के साथ आपको दोस्तों युद्ध है ना, इसे कहा जाता है खमनोर का युद्ध। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसे क्या कहा जाता है, खमनोर का युद्ध। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, बताओ। पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे, अबुल फजल ने। किसने कहा था दोस्तों, अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था, अबुल फजल ने। फिर बात है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसे कहा जाता है गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध। क्लियर। और पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, तो आप क्या बताओगे, बदायूनी ने। किसने कहा था, बदायूनी ने। समझ जाओगे अच्छी तरह। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध है कहने वाला गोपीनाथ शर्मा। हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर का युद्ध है कहने वाला अबुल फजल। हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा का युद्ध है कहने वाला बदायूनी। अब चलो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और प्रश्न लिखो। मेरा प्रश्न है, क्लियर, मेरा प्रश्न है, बदायूनी के द्वारा किस किताब में हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख किया गया था। मेरा प्रश्न है कि बदायूनी के द्वारा किस पुस्तक में हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख किया गया था। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो इस प्रश्न का सबसे पहले उत्तर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा। अच्छा, एक प्रश्न और लिखो दोस्तों। ठीक। हल्दी घाटी युद्ध के समय बदायूनी ने एक वक्तव्य बोला था, एक ऐतिहासिक कथन बोला था। वो कथन क्या था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो एक तो बदायूनी की पुस्तक का नाम और एक बदायूनी ने कहा क्या था, ये मुझे लिखोगे। ठीक। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, जो बदायूनी ना ये हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित था। अर्थात अकबर का वह इतिहासकार जिसने अपनी आंखों से हल्दी घाटी के युद्ध को देखा था, वो बदायूनी था। अर्थात पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध का मुगल इतिहासकार कौन था, तो आप क्या बताओगे, बदायूनी। अर्थात वह इतिहासकार जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था कौन था, बदायूनी। और दोस्तों कहा जाता है कि बदायूनी ने राजपूतों और मुगलों के रक्त से अपनी दाढ़ी को भी रंग लिया था। क्लियर।
और क्यों रंग लिया था मैं फिर आपको कभी ना कभी जरूर बताऊंगा। एकदम क्लियर? एक बार फिर समझना, हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है? राजसमंद में। ये क्यों प्रसिद्ध है? राणा प्रताप और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। किसके अनुसार? एल श्रीवास्तव के अनुसार। अच्छा दोस्तों, ये युद्ध 21 जून को हुआ। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को क्या बोला है? अनिर्णायक युद्ध। गोपीनाथ शर्मा ने रणकपुर के जैन मंदिर को क्या बोला है? वेश्या मंदिर या पातरियारो देहरो। ठीक। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर का युद्ध है, किसने कहा था? अबुल फजल ने। हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा का युद्ध है, किसने कहा था? बदायूनी ने। एक इतिहासकार के रूप में इस युद्ध में कौन उपस्थित था? बदायूनी। बदायूनी की किताब का नाम आप लिखोगे जिसमें कि हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख है, और बदायूनी का कोटेशन इसने बोला था एक बहुत अच्छा वाक्य, वो भी आप लिखोगे। ठीक। अच्छा दोस्तों, पूछा जाए कि जो हल्दी घाटी युद्ध है, इस हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई गई थी? अकबर के किले में। पूछा जाएगा कि जो हल्दी घाटी युद्ध है, इसकी योजना कहाँ बनाई गई थी? अकबर के किले में। क्लियर? और दोस्तों पूछा जाए कि अकबर का किला कहाँ है? आप सब जानते हो ना, कहाँ? अजमेर में। एकदम क्लियर, समझ जाओगे। और पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह। कौन था रे भैया? मान सिंह। याद रख लोगे क्या? ठीक। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से 2 हाथियों ने भाग लिया था। ध्यान रखना दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से 2 हाथियों ने भाग लिया था। एक हाथी का नाम तो क्या बताओगे? राम प्रसाद। क्या बताओगे? राम प्रसाद। और एक का नाम क्या बताओगे? लूणा। क्या बताओगे? लूणा। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से 2 हाथियों ने भाग लिया था, राम प्रसाद और लूणा। तो अकबर की ओर से भी हल्दी घाटी के युद्ध में 2 हाथियों ने भाग लिया था। अकबर की ओर से भी हल्दी घाटी के युद्ध में 2 हाथियों ने भाग लिया था। और उन दोनों हाथियों के नाम आप किस में लिखोगे? कमेंट बॉक्स में लिख दोगे ना भैया? तो आपके दोस्तों 2 प्रश्न हो गए। बदायूं की किताब का नाम आपको लिखना है। ठीक। बदायूं का कोटेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के 2 हाथियों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक। अच्छा दोस्तों, ध्यान रखना, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से लड़ने वाला कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। तो एक प्रश्न और लिखूं, और प्रश्न यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह किस हाथी पर बैठा हुआ था? एकदम क्लियर। प्रश्न सुन लिए ना? बदायूं की किताब, बदायूं का कोटेशन, अकबर के 2 हाथी और मानसिंह किस हाथी पर बैठा हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जल्दी से आंसर देना, अगले वीडियो में आपका नाम अनाउंस करूंगा। एकदम क्लियर। चले आगे दोस्तों, 2 बातें। तीसरी बात, फिर बात आती है कि दोस्तों जो हल्दी घाटी है, जो आपके राजसमंद की, दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? खमनोर की। क्लियर। अब दोस्तों साहब ध्यान रखना, जो खमनोर है ना, ये खमनोर क्यों प्रसिद्ध है? क्लियर दोस्तों, जो खमनोर है ये आता है राजसमंद में। जो खमनोर है ये कहाँ आता है? राजसमंद में। एकदम क्लियर, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो खमनोर है ना, इस खमनोर में हकीम खां सूरी की समाधि है। क्लियर दोस्तों, जो खमनोर है यहाँ हकीम खां सूरी की मजार है। समझ जाओगे अच्छी तरह दोस्तों। पूछा जाएगा कि हकीम खां सूरी की जो मजार है ना, वो कहाँ है? खमनोर में है। कहाँ है? खमनोर में। फिर बात आती है कि हकीम खां सूरी कौन थे? पूछा जाए कि हकीम खां सूरी कौन थे, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? अच्छी तरह ध्यान रखना दोस्तों, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से दोस्तों किसने भाग लिया था? हकीम खां सूरी ने। क्लियर। हकीम खां सूरी ने राणा प्रताप की ओर से किसमें भाग लिया था दोस्तों? हल्दी घाटी के युद्ध में। एकदम क्लियर। और हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद होने वाले, हल्दी घाटी युद्ध में शहीद होने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? हकीम खां सूरी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, देखो ये प्रश्न 2 तरह से पूछा जाता है। पहला तो
कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले मुस्लिम सेनापति कौन? हकीम खां सूरी। दूसरा प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद होने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। तीसरा प्रश्न बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की हरावल दस्ते का प्रमुख कौन था? हरावल मतलब क्या होता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे चलता है उसे हरावल कहते हैं। और हरावल दस्ता का दोस्तों जो प्रमुख था ना, वो भी कौन था दोस्तों? हकीम खां सूरी। एकदम क्लियर। तो हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद होने वाला मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी, पहली बात। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल दस्ते का मुखिया कौन था? हकीम खां सूरी। एकदम क्लियर, तीन बातें। अच्छा दोस्तों, हकीम खां सूरी की स्मृति में प्रतिवर्ष दिया जाता है हकीम खां सूरी पुरस्कार। एकदम क्लियर दोस्तों, हकीम खां सूरी की स्मृति में प्रतिवर्ष तब क्या दिया जाता है? हकीम खां सूरी पुरस्कार दिया जाता है। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि जो हकीम खां सूरी पुरस्कार है इसकी राशि कितनी है? 25,000 रुपए। कितनी है? 25,000 रुपए। देता कौन है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। कौन देता है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। ठीक, तो अब आपको ये बताना है कि महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से हकीम खां सूरी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से हकीम खां सूरी पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे। ठीक, अच्छा दोस्तों याद रखना, अच्छी तरह दोस्तों याद रखना कि मेवाड़ के इतिहास में दो मुस्लिम सेनापति हुए हैं। एक तो हुआ है हकीम खां सूरी और एक हुआ है हसन खां मेवाती। मेवाड़ के इतिहास में दो मुस्लिम सेनापति हुए हैं, एक तो हकीम खां सूरी और एक हसन खां मेवाती। क्लियर। हकीम खां सूरी जाने जाते हैं राणा प्रताप के लिए, तो हसन खां मेवाती जाने जाते हैं राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध लड़ने के लिए। एकदम क्लियर। अर्थात हसन खां मेवाती ने राणा सांगा की ओर से कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध। एकदम क्लियर। हसन खां मेवाती ने राणा सांगा की ओर से कौन सा युद्ध लड़ा था दोस्तों? खानवा का युद्ध। एकदम क्लियर। तो दोस्तों पूछा जाए कि राणा सांगा की ओर से खानवा का युद्ध लड़ने वाले तो कौन थे? हसन खां मेवाती। और प्रताप की ओर से हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने वाले कौन थे? हकीम खां सूरी। पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे? 17 मार्च 1527 को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। तो दोस्तों तीन बातें आपकी क्लियर हो गई ना अच्छी तरह? एकदम क्लियर। दोबारा समझना। पहली बात तो कौन सी? मोलेला गांव क्यों प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। एकदम क्लियर। दूसरी बात दोस्तों आपके हल्दी घाटी क्यों प्रसिद्ध है? राणा प्रताप और अकबर के लिए। दोस्तों तीसरी बात आपके खमनोर क्यों प्रसिद्ध है? हकीम खां सूरी की मजार के लिए। हकीम खां सूरी पुरस्कार महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन देती है। राशि 25,000 रुपए क्यों देती है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक। राणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। तो हसन खां मेवाती किसकी ओर से लड़ा था? राणा सांगा की ओर से। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था भरतपुर जिले में। एकदम क्लियर। चलूं आगे अगली बात। ठीक दोस्तों, फिर बात आती है कि राजसमंद की अगली विशेषता क्या होगी। तो दोस्तों राजसमंद में एक स्थान है दिवेर। दोस्तों राजसमंद में एक स्थान है दिवेर। ठीक। और दोस्तों जो दिवेर है ना, इस दिवेर का संबंध भी किससे है? राणा प्रताप से। जो दिवेर है, इस दिवेर का संबंध भी किससे है? राणा प्रताप से। किससे है दोस्तों? राणा प्रताप से। अच्छा संबंध क्या है दोस्तों? कि दिवेर पहले मुगलों के अधीन था। क्लियर दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों ने दिवेर पर अधिकार कर लिया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों ने दिवेर पर अधिकार कर लिया था और राणा प्रताप ने पुनः दिवेर को प्राप्त किया था 1582 में। कब प्राप्त किया था? 1582 में। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो दिवेर है ना, इस दिवेर को कहा गया है मेवाड़ का मैराथन। क्लियर। जो दिवेर है, इस दिवेर को कहा गया है मेवाड़ का मैराथन। क्लियर। और कहने वाले कौन है? राजस्थान इतिहास के जनक कौन? जेम्स टोड। एकदम क्लियर।
तो दिवेर का संबंध किससे है? राणा प्रताप से। दिवेर कहाँ आता है? राजसमंद में। और दिवेर पहले किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। और दोस्तों दिवेर को पुनः राणा प्रताप ने कब प्राप्त किया था? 1582 में। प्लस जो दिवेर है इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा था? जेम्स टोड ने। क्यों कहा था ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। एकदम क्लियर अच्छी तरह। अच्छा अगली बात समझना, अगली बात फिर बात आती है कि दिवेर के अथवा आपके अतिरिक्त दोस्तों राजसमंद में और क्या प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों ये भी कहाँ है? आपके राजसमंद में। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये भी कहाँ है? राजसमंद में। अच्छा आपको अच्छी तरह ध्यान होगा कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? राणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? राणा कुंभा। और हम राणा कुंभा को बोलते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। और हमने किसमें कहा था? वीर विनोद ग्रंथ में कवि राजा श्यामल दास। याद आ गया ना? ठीक। अच्छा पूछा जाए कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इस कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन है? सब जानते हैं मंडन। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका वास्तुकार कौन है? मंडन। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना जो मंडन है ना ये मूल रूप से गुजरात का था। कहाँ का था? गुजरात का। और दोस्तों ये जो मंडन है ये सोमपुरा जाति का ब्राह्मण था। जो मंडन है ये क्या था? सोमपुरा जाति का ब्राह्मण। समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता राणा कुंभा, वास्तुकार मंडन। मंडन कहाँ का था? गुजरात का। और सोमपुरा जाति का ब्राह्मण था। क्लियर। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना ये किस पहाड़ी पर बनाया गया है? जरगा पहाड़ी पर। पूछा जाए कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? जरगा पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर। अच्छा दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल बना हुआ है। कौन सा? बादल महल। एकदम क्लियर। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा महल बना हुआ है? बादल महल। अच्छा बादल महल क्यों प्रसिद्ध है? सब जानते हैं ना? समझ गए क्या? किस बात के लिए? समझ गए ना भैया? इसी बादल महल में 9 मई 1540 को किसका जन्म हुआ था? राणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था रे भैया? राणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। क्लियर। और दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में साहब आपके किसका स्मारक है? पृथ्वीराज सिसोदिया का। दोस्तों इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में किसकी छतरी बनी हुई है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। एकदम क्लियर। जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इस पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 स्तंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। समझ जाओगे क्या? अच्छा पृथ्वीराज सिसोदिया हमने पढ़ा था ना अजमेर में। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम ताराबाई, ताराबाई के नाम पर तारागढ़। याद है क्या ना? तो दोस्तों ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया है जिसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। क्लियर। और दोस्तों इस पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है उड़ना राजकुमार। जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इसे क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। समझ जाओगे। दो बातें राजसमंद में क्या है? दिवेर। दिवेर किसके लिए प्रसिद्ध है? राणा प्रताप के लिए। दिवेर कहलाता है मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा था? जेम्स टोड ने। क्यों कहा था? कमेंट बॉक्स में बताओगे। राजसमंद में क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता राणा कुंभा, वास्तुकार मंडन। मंडन किस जाति का था? गुजरात, सोमपुरा जाति का गुजराती ब्राह्मण। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? जरगा पहाड़ी पर। कुंभलगढ़ दुर्ग में कौन सा महल है? बादल महल। और बादल महल में तब क्या है? राणा प्रताप का जन्म कब? 9 मई 1540। और कुंभलगढ़ दुर्ग में किसकी छतरी बनी हुई है? पृथ्वीराज सिसोदिया की। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था? राणा सांगा का भाई और रायमल का पुत्र। और पृथ्वीराज सिसोदिया क्या कहलाता है? उड़ना राजकुमार। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों याद रखना जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना इस कुंभलगढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों ध्यान रखना जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इस कुंभलगढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। एकदम क्लियर।
अर्थात जो राजसमंद जिले का कुंभलगढ़ दुर्ग है ये यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। क्लियर। फिर बात आती है कि जो आपके कि जो राजस्थान के ऐसे कितने दुर्ग हैं जो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं। एकदम क्लियर। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि देखो एक तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये विश्व धरोहर सूची में है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों एक कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग, ये भी सब आपके विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। ठीक। अच्छा दोस्तों साहब इसके अलावा गागरोन का किला, गागरोन का किला ये भी सब आपके किस में सम्मिलित है, विश्व धरोहर सूची में। एकदम क्लियर। इसके अलावा क्या है, रणथंभौर का किला। एकदम क्लियर। ये भी सब आपके साथ किस में सम्मिलित है, विश्व धरोहर सूची में। अच्छा इसके अलावा कौन सा होगा, चित्तौड़ का किला। कौन सा किला दोस्तों, चित्तौड़ का किला। ये भी सब आपके किस में सम्मिलित है दोस्तों, विश्व धरोहर सूची में। एक कौन है, जयगढ़, जयपुर में है ना भैया। तो आपके ये भी सब किस में शामिल है, विश्व धरोहर सूची में। तो वर्तमान में राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किए गए हैं। एकदम क्लियर। किसके द्वारा किए गए हैं, यूनेस्को के द्वारा। कुंभलगढ़, जैसलमेर, गागरोन, रणथंभौर, चित्तौड़ और जयगढ़ दुर्ग ये सभी सब किसमें सम्मिलित है, विश्व धरोहर सूची में। एकदम क्लियर। और दोस्तों इनके अलावा दोस्तों इनके अलावा सब आपके जो विश्व धरोहर सूची में है ना वो क्या है, सब आपके केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। क्या है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। दोस्तों ये भी सब किसमें सम्मिलित है, विश्व धरोहर सूची में। अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा क्या है, जंतर मंतर, जो जयपुर वाला जंतर मंतर है ना दोस्तों ये भी सब किसमें सम्मिलित है, आपके विश्व धरोहर सूची में। ठीक। और दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने जो जयपुर शहर का परकोटा है, दोस्तों हाल ही में यूनेस्को ने जो जयपुर शहर का परकोटा है इसे भी किसमें शामिल किया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अच्छा किसने किया है, यूनेस्को ने। किसने किया है, यूनेस्को ने। एकदम क्लियर। तो दोस्तों अब आपको ये बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। एक तो आपको बताना है यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, एक आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय क्या है, और वर्तमान में यूनेस्को का अध्यक्ष कौन है और वो किस देश का है। समझ गए। यूनेस्को के द्वारा कुंभलगढ़, जैसलमेर, गागरोन, रणथंभौर, चित्तौड़ और जयगढ़ को तो शामिल किया गया है। और दोस्तों इसके अलावा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, जंतर मंतर और जयपुर शहर का परकोटा। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई ये आप बताओगे। मुख्यालय कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और किस देश के हैं वो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों अगली बात। फिर बात आती है कि राजसमंद और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो राजसमंद है ना ये राजसमंद साहब आपके राजस्थान में किसका केंद्र है, वल्लभ संप्रदाय का। जो राजसमंद है ये राजस्थान में साहब किसका केंद्र है, वल्लभ संप्रदाय का। तो दोस्तों राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई थी सबसे पहले वो कहाँ हुई थी, राजसमंद में। क्लियर। तो राजसमंद को राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी, राजसमंद में। क्लियर। अच्छा पूछा जाएगा कि जब राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हुई तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था, राणा राज सिंह। कौन था दोस्तों, राणा राज सिंह। समझ जाओगे क्या दोस्तों अच्छी तरह। ठीक। तो राणा राज सिंह के शासन काल में ही मेवाड़ रियासत के अंतर्गत राजसमंद क्षेत्र में किसकी स्थापना हुई थी, वल्लभ संप्रदाय की। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों पूछा जाएगा कि राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के कितने केंद्र हैं। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के कितने केंद्र हैं, 2। क्लियर। अच्छा दोस्तों कौन कौन से होंगे, एक तो होगा श्रीनाथ द्वारा, एक तो कौन सा होगा, श्रीनाथ द्वारा। क्लियर। और दोस्तों एक कौन सा होगा, द्वारकाधीश। तो श्रीनाथ द्वारा और द्वारकाधीश राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं।
समझ जाओगे ना। श्रीनाथ द्वारा और द्वारकाधीश राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। श्रीनाथ द्वारा का प्राचीन नाम बताया था मैंने, क्या? सिहार। और द्वारकाधीश कहाँ है? कांकरोली। और कांकरोली प्रसिद्ध है जेके टायर एंड ट्यूब के लिए, समझ जाओगे। अच्छा, फिर बात आती है दोस्तों, पे बात आती है कि जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय के आराध्य कौन है। बात आती है कि जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय के आराध्य कौन है। तो आप क्या बताओगे? बाल रूप श्री कृष्ण। पूछा जाए कि वल्लभ संप्रदाय के आराध्य कौन है, तो आप क्या बताओगे? बाल रूप श्री कृष्ण वल्लभ संप्रदाय के आराध्य है। एकदम क्लियर। कृष्ण का बाल रूप ही साहब आपके वल्लभ संप्रदाय का आराध्य है। और दोस्तों, जो कृष्ण का बाल रूप है ना, इसे क्या कहा जाता है? श्रीनाथ जी। अर्थात जो श्रीनाथ जी है ना, ये वल्लभ संप्रदाय के आराध्य हैं। और श्रीनाथ जी क्या है? कृष्ण का जो बाल रूप है वही श्रीनाथ जी हैं। कृष्ण का जो बाल रूप है वही कौन है? श्रीनाथ जी। तो वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण के बाल रूप की। और जो कृष्ण का बाल रूप है वही कौन है? श्रीनाथ जी। ठीक। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि वल्लभ संप्रदाय में मंदिर क्या कहलाते हैं। पूछा जाए कि वल्लभ संप्रदाय में मंदिर क्या कहलाते हैं? हवेली। क्या कहलाते हैं? हवेली। फिर पूछा जाएगा कि वल्लभ संप्रदाय में संगीत को क्या कहा जाता है? हवेली संगीत। क्या कहा जाता है? हवेली संगीत। एकदम क्लियर। और दोस्तों, ये जो हवेली संगीत वाला प्रश्न है ना, ये 3rd ग्रेड 2006 में दोस्तों शिक्षक भर्ती, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में ये हवेली संगीत पूछा जा चुका है कि हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हवेली, संगीत हवेली संगीत। और हवेली संगीत का संबंध किससे है? वल्लभ संप्रदाय से। फिर बात आती है कि वल्लभ संप्रदाय की कला को क्या कहा जाता है। तो आप क्या बताओगे? सांझी कला। क्या कहा जाता है? सांझी कला। एकदम क्लियर। और पूछा जाए कि सांझी कला किस पर होती है? केल के पत्तों पर। किस पर होती है? केल के पत्रों पर। केल के पत्रों पर विभिन्न प्रकार का कलात्मक चित्रांकन क्या कहलाता है? सांझी कला। सांझी कला का संबंध किससे है? वल्लभ संप्रदाय से है। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों, पूछा जाएगा कि वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस चित्र शैली से है। पूछा जाएगा कि जो वल्लभ संप्रदाय है इसका संबंध किस चित्र शैली से है। तो आप क्या बताओगे? जो पिछवाई चित्र शैली है, जो पिछवाई चित्र शैली है, इसका संबंध किससे है? वल्लभ संप्रदाय से। किससे है? वल्लभ संप्रदाय से। एक बार फिर समझना दोस्तों, ये लो भैया में साइड में हट गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। राजस्थान में सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई थी? मेवाड़ रियासत में, राजसमंद में। किसने की थी? राज सिंह ने। राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय के कितने केंद्र हैं? 2। कौन कौन से? श्रीनाथ द्वारा और राजसमंद। अच्छा, द्वारकाधीश। वल्लभ संप्रदाय के आराध्य कौन है? कृष्ण का बाल रूप क्या कहलाते हैं? श्रीनाथ जी। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर हवेली, संगीत हवेली संगीत, कला सांझी कला, और चित्रशैली कौन सी? पिछवाई चित्रशैली। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय का महोत्सव कौन सा है। पूछा जाएगा कि जो वल्लभ संप्रदाय है, इस वल्लभ संप्रदाय का महोत्सव कौन सा है। तो आप क्या बताओगे? अन्नकूट महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव वल्लभ संप्रदाय का प्रसिद्ध महोत्सव है। ठीक। अच्छा, पूछा जाए कि जो वल्लभ संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है। पूछा जाए कि जो वल्लभ संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है। तो आप क्या बताओगे? वल्लभाचार्य। कौन है दोस्तों? वल्लभाचार्य। क्लियर दोस्तों। तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए? वल्लभाचार्य। और पूछा जाए कि वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है जो कि वल्लभाचार्य ने दिया था। तो आप क्या बताओगे? शुद्धाद्वैत। कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद। क्लियर दोस्तों, शुद्धाद्वैत जो दर्शन है इसके जनक कौन है? वल्लभाचार्य। और शुद्धाद्वैत दर्शन का संबंध किससे है? वल्लभ संप्रदाय से। और दोस्तों ध्यान रखना, जो वल्लभ संप्रदाय है इसे हम रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों वल्लभ संप्रदाय को दोस्तों जो वल्लभ संप्रदाय है दोस्तों साहब आपके इसे शुद्धाद्वैतवाद
संप्रदाय अथवा दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय अथवा दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, वल्लभ संप्रदाय में जो भगवान कृष्ण की कृपा होती है ना दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय में जो भगवान कृष्ण की कृपा होती है उसे कहा जाता है पुष्टि। क्या कहा जाता है? पुष्टि। एकदम क्लियर, क्या कहा जाता है? पुष्टि। अर्थात वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की कृपा को क्या कहा जाता है? पुष्टि। और साहब आपके इसीलिए वल्लभ संप्रदाय का एक नाम हो गया पुष्टि संप्रदाय। क्या नाम हो गया? पुष्टि संप्रदाय। तो पुष्टि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय, ये सब किसके नाम है दोस्तों? आपके वल्लभ संप्रदाय के। एकदम क्लियर। चलो आगे दोस्तों, अगली बात। अब दोस्तों बात आती है कि जो हवेली संगीत है ये किस जिले का प्रसिद्ध है? पूछा जाए कि हवेली संगीत किस जिले का प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाए आपसे कि जो हवेली संगीत है ये किस जिले का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो हवेली संगीत है ना ये सब कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद का। राजसमंद में दोस्तों एक विशेष संगीत का आयोजन किया जाता है, नाम है हवेली संगीत। प्रश्न बन जाए, प्रश्न बन चुका है। अच्छा प्रश्न क्या बना था कि हवेली संगीत का संबंध किस संप्रदाय से है, तो आप क्या बताओगे? वल्लभ संप्रदाय से। ठीक, हवेली संगीत वर्तमान में किस जिले का प्रसिद्ध है? राजसमंद का। फिर बात आती है कि हवेली संगीत क्यों, हवेली संगीत का मतलब क्या होता है? प्रश्न उठता है कि हवेली संगीत का मतलब होता क्या है। तो दोस्त समझना, वल्लभ संप्रदाय में दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय में दोस्तों अष्टछाप कवि हुए थे। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय में 8 कवि हुए थे जिन्हें हम अष्टछाप कवि मंडली के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय के 8 कवि थे जिन्हें हम अष्टछाप कवि मंडली के नाम से जानते हैं। समझ ना, वल्लभ संप्रदाय के 8 कवि थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अष्टछाप कवि मंडली। ठीक, अब ये जो दोस्तों अष्टछाप कवि है ना, इनकी कविताओं को अथवा इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को अथवा इनकी रचनाओं को वल्लभ संप्रदाय में प्रमुखता से गाया जाता है। अर्थात वल्लभ संप्रदाय के मंदिर तो हवेली, और उस हवेली में अष्टछाप कवि मंडली के कवि की रचनाओं को गाया जाता है, तो वो रचनाएं क्या कहलाती है? हवेली संगीत। समझ गए ना? हवेली संगीत कहाँ का है? राजसमंद का। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर तो हवेली, और उस हवेली में अष्टछाप कवि मंडली की कवि की रचनाओं को गाया जाता है, और जो उन रचनाओं को गाते हैं ना तो वो रचनाएं क्या कहलाती है? हवेली संगीत। समझ गए क्या अच्छी तरह? फिर बात आती है कि अष्टछाप कवि मंडली के 8 कवि कौन कौन थे? अष्टछाप कवि मंडली के 8 कवि कौन कौन थे? तो एक का नाम तो नंददास, एक का नाम कुंभनदास, एकदम क्लियर, एक का नाम कृष्णदास। समझ जाओगे ना? ठीक, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास। एक का नाम चतुर्भुज दास। क्या बताओगे? चतुर्भुज दास। क्लियर। एक का नाम परमानंद दास। दोस्तों साहब आपकी ये सभी कौन है? अष्टछाप कवि मंडली के कवि हैं। एकदम क्लियर, समझ जाओगे अच्छी तरह। ठीक। अच्छा दोस्तों साहब आपके इसके अलावा एक कौन होंगे? सूरदास। जानते हो ना सूरदास? और दोस्तों सूरदास है ना, इन्हें कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। दोस्तों जो सूरदास है इन्हें कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। ध्यान रखना, सूरदास का एक नाम क्या है? पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक। दोस्तों साहब आपके एक होंगे गोविंद स्वामी। कौन होंगे? गोविंद स्वामी। समझ जाओगे। एक कौन होंगे? चीत स्वामी। कौन होंगे दोस्तों? चीत स्वामी। समझ गए। तो अष्टछाप कवि मंडली में कितने कवि हैं? 8। और इन कवि की रचनाओं को गाया जाता है वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में। तो क्या हो जाएगी वो? हवेली संगीत। और अष्टछाप कवि मंडली के 8 कवि याद रखना, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, परमानंदास, सूरदास, गोविंद स्वामी और चीत स्वामी। और सूरदास क्या कहलाते हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज। याद रखना दोस्तों, एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों अगली बात, जो राजसमंद है ये जाना जाता है पिछवाई कला के लिए। दोस्तों जो राजसमंद है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई कला के लिए।
एकदम क्लियर। राजसमंद किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई कला के लिए। फिर बात आती है कि पिछवाई कला होती क्या है। तो दोस्तों आप क्या बताओगे कि जो पिछवाई चित्रशैली है ये किस पर होती है? काले कपड़े पर। किस पर होती है? काले कपड़े पर। तो दोस्तों रहना, काले कपड़े पर कृष्ण की, किसकी? कृष्ण की। पहली बात तो किस पर होगी? ये काले कपड़े पर। और दोस्तों इसमें किसके चित्र बनेंगे? कृष्ण के। दो बातें। अच्छा कौन से चित्र बनेंगे? बाल लीलाओं के। क्लियर। अच्छा बाल लीलाओं के क्यों बनेंगे? क्योंकि साहब आपके वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। एकदम क्लियर। तो काले कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन, काले कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? पिछवाई कला। तो देखो पिछवाई कला कहाँ की है? राजसमंद की। किस पर होती है? काले कपड़े पर। किसके चित्र बनते हैं? कृष्ण के। अच्छा विषय क्या होता है? कृष्ण की बाल लीलाएं। तो तीन बात याद रखना, पिछवाई कला राजसमंद की, किस कपड़े पर होती है? काले कपड़े पर। केवल किसके चित्र बनते हैं? कृष्ण के। और उन चित्रों का विषय वस्तु कृष्ण की बाल लीलाएं। तो काले कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? पिछवाई कला कहलाता है। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, जब कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन होता है ना, तो दोस्तों जहां जहां कृष्ण होगी ना, वहां वहां क्या होगी? गाय। जहां जहां कृष्ण होंगे वहां वहां क्या होगी? गाय। तो दोस्तों ध्यान रखना, पिछवाई चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें कृष्ण के साथ गायों का चित्रांकन होता है। पिछवाई चित्रशैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें कृष्ण के साथ गायों का चित्रांकन किया जाता है। एकदम क्लियर। इसके अलावा किसी भी चित्रशैली में गायों को प्रमुखता के साथ दर्शाया नहीं जाता है। ठीक। अच्छा दोस्तों फिर बात आती है कि जो पिछवाई कला है, इस पिछवाई कला में दो महिला चित्रकारों के नाम आते हैं। क्लियर। इस पिछवाई चित्रकला में दो महिला चित्रकारों के नाम आते हैं। एक का नाम तो कमला और एक का नाम इलायची। एकदम क्लियर। ध्यान रखना दोस्तों, पिछवाई चित्रशैली में दो प्रमुख महिला चित्रकार सम्मिलित हैं, एक का नाम कमला और इलायची। तो पूछा जाए पिछवाई चित्रकला की प्रमुख महिला चित्रकार कौन कौन सी हैं? कमला और इलायची। अच्छा दोस्तों पूछा जाए कि इसके अलावा साहब पिछवाई चित्रकला में सब किसके नाम आते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, एक नाम होगा नारायण का। क्लियर। ये दोस्तों पिछवाई चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं नारायण। एक का नाम होगा उदयराम। ठीक दोस्तों, एक का नाम होगा चतुर्भुज, एक का नाम होगा घासीराम, एक का नाम होगा चंपालाल। समझ जाओगे ना। तो नारायण, उदयराम, चतुर्भुज, घासीराम, चंपालाल, ये तो हैं पिछवाई चित्रकला के पुरुष कलाकार। और पिछवाई चित्रकला के महिला कलाकार कमला और इलायची। समझ गए अच्छी तरह। पिछवाई चित्रकला कहाँ की है रे भैया? राजसमंद की। किस कपड़े पर होती है? काले कपड़े पर। किसके चित्र बनते हैं? कृष्ण की बाल लीलाओं का। और कृष्ण के साथ किसका चित्रांकन होता है? गाय का। प्रमुख चित्रकार, महिला चित्रकार तो कमला और इलायची। पुरुष चित्रकारों में नारायण, उदयराम, चतुर्भुज, घासीराम और चंपालाल। समझ गए अच्छी तरह दोस्तों? एकदम क्लियर यहाँ तक? बोलो दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो आपको? नहीं है ना? चलो दोस्तों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर बाकी बातें करते रहेंगे आराम से। ठीक। अच्छा करते हैं शुरू दोस्तों। पहली बात, राजसमंद में कौन सी कला प्रसिद्ध है? टेराकोटा। कहाँ की है? मोलेला गांव की। किस पर होती है? काली मिट्टी पर। अच्छा प्रमाण मिले हैं आहट सभ्यता से। आहट सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास, नदी बनासी सहायक बेड़ज, और बनास संस्कृति का वरदान आहट सभ्यता। ठीक। अच्छा अगली बात, हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है? राजसमंद में है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? पूरी बात देख लिया आपने अच्छी तरह। ठीक। अच्छा दोस्तों, खमनोर हकीम खां सूरी मजार के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में दो मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी और हसन खां मेवाती। अच्छा दीवेर क्यों प्रसिद्ध है? देख लिया अच्छी तरह। ठीक। तो अच्छा राजस्थान के कितने दुर्ग हैं जो विश्व धरोहर सूची में हैं? ये पूरे मैंने बताए हैं। और दोस्तों जो प्रश्न पूछा है उसके आंसर आप दोगे। ठीक। अच्छा दोस्तों वल्लभ संप्रदाय आपने पूरा देख लिया। ठीक दोस्तों। अगली बात दोस्तों, अन्नकूट महोत्सव देख लिया, सिद्धांत देख लिए वल्लभ संप्रदाय के। ठीक। अच्छा दोस्तों जो वल्लभ संप्रदाय है वहां कौन संगीत है? हवेली संगीत। ये पूरा देख लिया आपने अच्छी तरह दोस्तों। अच्छा
पिछवाई कला देख लिया आपने, एकदम क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है दोस्तों? अच्छी तरह बात। तो दोस्तों ये था दोस्तों आपके जिला राजसमंद और राजसमंद की उत्पत्ति, राजसमंद की विशेषता और राजसमंद का ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व। क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये भी याद रखना, राजसमंद जिला राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम झील के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? झील के नाम पर रखा गया है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको राजसमंद जिले के विषय में जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट के द्वारा बताइए, आपके सुझाव आमंत्रित हैं और हम उन सुझावों पर कार्य करते रहेंगे। दोस्तों आप इसी प्रकार आपका विश्वास, आपका सहयोग, आपका धैर्य काव्य के साथ बनाए रखिए और दोस्तों इस सब के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।